प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की इस क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट की शुभकामनाएं। कक्षा 10th पास करने के बाद में विद्यार्थियों के माइंड में एक प्रश्न जरूर उठता है कि हम कौन सी स्कूल में एडमिशन लें और कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। यदि हमारे अच्छे परसेंटेज होते हैं तो हम साइंस की ओर विमुख होते हैं या फिर कॉमर्स की ओर जाते हैं, अथवा तीसरी सब्जेक्ट्स के रूप में हम कला वर्ग के विषयों का सिलेक्शन करते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस साइंस की क्लास में। वे विद्यार्थी जिनको विज्ञान वर्ग सेलेक्ट करना है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर विज्ञान वर्ग को सिलेक्ट करने से होगा क्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, परसेंटेज कितने बने ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है कि उस एग्ज़ाम के दौरान आपकी मनोदशा सही नहीं थी, वातावरण आपके अनुकूलित नहीं था, और इस कारण पूरे साल की हुई मेहनत के बावजूद भी आपके परसेंटेज रिजल्ट के अंतर्गत कम आते हैं। इसीलिए बेझिझक आप 11th क्लास में उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। यदि आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो आपके पास में कुल 3 ऑप्शंस होते हैं। उन 3 ऑप्शंस में से है क्या, एक ग्रुप ऐसा होता है जो बायोलॉजी की ओर ले जाता है, एक ग्रुप ऐसा होता है जो मैथ्स की ओर ले जाता है, और तीसरा ग्रुप हमारे पास में ऐसा है जो एग्रीकल्चर कहलाता है। तो साइंस के अंतर्गत आप इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा क्षेत्र आएंगे जिसके अंतर्गत आप अपने आप को 10th से 11th में आसानी से अनुकूलित नहीं कर पाते, क्योंकि 10th तक पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसमें सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। 11th में आप किसी भी सब्जेक्ट को लो, थोड़ा सा फील्ड उसका वाइल्ड हो जाता है, फैल जाता है, और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए इस ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य यही है कि आप शुरुआत में विभिन्न विषयों के एक एक दो टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। जिस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है कि मैं इस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, और अपना कैरियर इसके अंतर्गत बना सकते हैं, उस सब्जेक्ट का आप आसानी से सिलेक्शन करते हैं। होता ये है कि कई विद्यार्थी शुरुआती दौर में कि हम 5 दिन आर्ट्स की क्लास में बैठते हैं, 5 दिन साइंस की क्लास में बैठते हैं, 5 दिन कॉमर्स की क्लास में बैठते हैं, देखते हैं किसमें क्या होता है। तो विद्यार्थियों 5 से 6 दिन किसी क्लास में बैठने से हम उस सब्जेक्ट का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसका इवोल्यूशन नहीं कर सकते। हमें ज़रूरी है कि हम उस सब्जेक्ट को पूर्ण से पढ़े, कोशिश करें समझने की, तब हो सकता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारी लगन उस सब्जेक्ट में है, हम उसको पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने बायोलॉजी को सेलेक्ट किया है तो उसमें कुल 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और एक बायोलॉजी होती है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश।
ये तीनों ही सब्जेक्ट आप 10th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 2 से 4 पाठ रसायन विज्ञान से संबंधित है, 2 से 4 पाठ आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है, 2 से 4 पाठ आपके जीव विज्ञान से संबंधित है। और उसी का ये तीनों भाग विस्तारित हो गया और विस्तारित रूप से आप 11th क्लास और 12th क्लास में उसको आप पढ़ोगे। हम आज बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पहली यूनिट है वो है जीव जगत की। जीव क्या है, जीव जगत में कितनी प्रकार की विविधता है, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, वर्गीकी सहायता साधन कौन कौन से होता है, इनका महत्व क्या होता है, इत्यादि के बारे में हम जीव विज्ञान की पहली यूनिट जीव जगत में पढ़ेंगे। जीव जगत को इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। और कौन सा किंगडम? ऑर्गेनिज्म किंगडम। इस जीव जगत को समझना जरूरी है कि इसमें होता क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आदिकाल से ही मानव ने सजीव को और निर्जीव को पहचानने की कोशिश की है। उनके पास में कला थी कि ये पदार्थ सजीव है, ये पदार्थ निर्जीव है। पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया था, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। सजीव को जीव भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया होगी जिसके सजीव कहा जाएगा? सजीव के अंदर पादप और जंतु रखे गए थे, निर्जीव के अंदर वायु, जल, स्थल इत्यादि को रखा गया। तो सजीवों के संदर्भ में यदि हम बात करें कि सजीव अथवा जीव क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने उसमें मुख्य रूप से 5 लक्षणों के बारे में ज्यादा डिस्कस किया है। पहला लक्षण क्या है? वृद्धि क्या है। दूसरा क्या है? जनन होता है अथवा नहीं। संवेदनाएं उसमें पाई जाती नहीं पाई जाती, उपापचय क्रिया होती नहीं करती, जनन की क्रिया होती कि नहीं होती। ये 4-5 प्रकार के टॉपिक आप इससे पूर्व की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर उसको पढ़ना प्रारंभ करें, ताकि हम बायोलॉजी को यदि प्रारंभ करें तो जीव क्या है, जीव जगत ही नाम दिया गया टॉपिक का। टॉपिक को समझना जरूरी है। तो जीव क्या है, जगत क्या है, उसके बारे में उसके आगे से पढ़ना उसको शुरू कर देते हैं। तो यदि हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर है तो हम उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता। अल्टीमेटली हम कहते क्या है कि साहब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आया। जीव क्या है का पहला कैरेक्टर कि उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे आपने नाम सुना होगा कवक। वृद्धि का तात्पर्य आकार में परिवर्तन होना चाहिए। आकार में वृद्धि हो सकती है, उसके परिमाप में वृद्धि होती है। आकार धीरे धीरे बढ़ता है। एक पौधा छोटा है, धीरे 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 बड़ा होता जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक जीव ऐसा होता है जो एक कोशिकीय कहलाता है, और दूसरा जीव वो होता है जिसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अच्छी तरह से पता होगा आपको कि एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं। आंसर आपके पास में होगा। ऐसे जीव जिसका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित हो और संपूर्ण उपापचय क्रिया एक कोशिका में ही संपन्न होती हो, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। और जब पूरे जीव का शरीर या जीव एक से अधिक कोशिका के द्वारा निर्मित होता है तो हम उसको बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है
कि एक पेट्री प्लेट लेते हैं और पेट्री प्लेट में इसके अंदर संवर्धन माध्यम, संवर्धन का माध्यम मतलब होता है कि उस जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इसके अंदर उपस्थित है, और इसकी एक कोशिका को छोड़ दिया, क्योंकि एक कोशिका ही जीव है, जीव को छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद में उसमें वृद्धि होने से लगभग पूरी पूरी पेट्री प्लेट भर जाती है। पेट्री प्लेट एक पात्र है, पात्र के अंदर संवर्धन करें, इस क्रिया को संवर्धन, पात्र संवर्धन कहते हैं। हम इसमें कोशिकाओं को आसानी से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गिन सकते हैं। विद्यार्थियों, ये एक कोशिका में होने वाली वृद्धि हुई। इसी प्रकार का बहुकोशिकीय जीव भी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया, प्लांट छोटा था, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। पौधों में, क्योंकि पौधे बहुकोशिकीय जीव हैं, जंतु भी बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय पौधों में जीवन पर्यंत धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। पादप वृद्धि करता रहता है, नीम वृद्धि करता रहता है, जब तक वो पूर्ण रूप से गिरता नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में स्पष्ट देखने वाली वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। निश्चित समय का मतलब मानव की स्पष्ट रूप से ग्रोथ, वृद्धि 20-22 साल या 25 साल तक होने के बाद फिर रुक जाती है। उसके बाद में भी उन बहुकोशिकीय जीवों में कुछ वृद्धि होती रहती है, लेकिन कुछ विशिष्ट अंगों में, जिसमें पुराने विघटित अंगों के स्थान पर, कोशिकाओं के स्थान पर, अंग के स्थान पर नए अंग और कोशिका या उत्तक विकसित हो जाते हैं। अब बात आती है कि क्या निर्जीव जीवों में, निर्जीव पदार्थों में वृद्धि हो सकती है? क्या संभव है? लेकिन होती कैसी है कि उस पादप पदार्थ भाग, जैसे ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो इस पत्थर पर धीरे धीरे रेत के कण जम जाते हैं। रेत के कण जम गए, कोई घास फूस जम गई, इसके फलस्वरूप इसकी मोटाई में, इसके परिमाप में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो उसकी संरचना नहीं है, वो दूसरे प्रकार के पदार्थों के जमने के कारण हुआ है। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण के कारण वृद्धि हुई है, आकार में परिवर्तन हुआ है, हम इसको वृद्धि नहीं कह सकते। तो जीवों में स्पष्ट रूप से वृद्धि होती है। दूसरा, जीव जनन करते हैं। जनन का तात्पर्य क्या हुआ कि एक सामान्य सी कोशिका विभाजित होकर के अपने समान ही एक नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। अपने समान जो कार्य ये कर रहा था वैसा वैसा ये करेगा। इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन क्रिया द्वारा निर्मित होने वाली इन कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, और जिन कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ है उसको पैतृ कोशिका अथवा मातृ कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये पेरेंटल सेल और ये डॉटर सेल। क्या परिभाषा हुई? जीवों में पाए जाने वाली वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, जनन कहलाता है। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में जनन की प्रक्रिया सामान्य रूप से होती रहती है। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हाइड्रा पढ़ा होगा आपने 10th में, प्लेनेरिया। क्या होता है इनमें कि ये मुकुलन विधि के द्वारा, हाइड्रा कौन सी विधि करता है? मुकुलन विधि के द्वारा। कैसा होता है इसमें मुकुलन कि हाइड्रा का बॉडी इस प्रकार की होती है और इससे आउटग्रोथ निकलती है, और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे मूल पादप भाग का, मूल जंतु से अलग होकर के नए जीव के रूप में व्यवहार करती है। तो इसको कहते हैं मुकुलन क्रिया के द्वारा, अथवा प्लेनेरिया के द्वारा। प्लेनेरिया में खंडन विधि के द्वारा आसानी से जनन होता है। प्लेनेरिया जीव चपटा है, फीते समान है, दो भाग हो जाते हैं, दोनों भाग समान रूप से नए जीव के रूप में व्यवहार कर लेते हैं। तो ये तो विद्यार्थियों थे जंतुओं के एग्जाम्पल। इसके अतिरिक्त कवक पादप है,
इसमें जनन की प्रक्रिया होती है वो सामान्य रूप से किसके द्वारा होती है? बीजाणु द्वारा। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको इसको देता हूँ। खुम्बी या मशरूम जो बरसात के समय उगती है, कुछ समय के बाद में वो धीरे धीरे सूख जाती है, और जब किसी कारणवश आघात लगता है तो इसमें से काले रंग का अथवा भूरे रंग का एक धुआं टाइप निकलता है। वो धुआं मूल रूप से क्या है? बीजाणु। और वो बीजाणु ज़्यादा पर बिखरेंगे, वहाँ पे नई खुम्बी का निर्माण होगा। तंतुमय शैवाल जितने भी हैं, शैवाल, और वो भी कौन से हैं? तंतु में। तंतु प्रारूप है, एक प्रकार का तंतुनुमा इस प्रकार का है। ये भी इस जगह से टूट गया, इस जगह से टूट गया, इस जगह टूट गया, छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गए, और प्रत्येक खंड एक नए शैवाल के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में जनन क्रिया होती है और नए जीव को निर्मित करते, जनन होता है। निर्जीव पादपों में जनन नहीं होता है। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें जनन नहीं पाया जाता, लेकिन वो जीव है। ऐसा एग्जाम्पल आपके मन में आ सकते हैं क्या? जीव है लेकिन जनन की प्रक्रिया उनमें नहीं होती। एग्जाम्पल सही दिमाग में आया होगा आपके? कौन सा? एक तो आती है बंदीय श्रमिक मधुमक्खी। कौन से? श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, और उस सामाजिक प्राणी होने के कारण इसमें स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन पाया जाता है। एक रानी होती है, एक नर होता है, और बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती है। श्रमिक मधुमक्खियां शहद निर्माण करने का कार्य, सत्य की सुरक्षा करने का कार्य करती है। लेकिन ये होती कैसी? बनती, अर्थात ये मधुमक्खियां कभी भी जनन नहीं कर सकती। दूसरा जंतु है खच्चर। घोड़े और गधे में आपस में प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें जनन की प्रक्रिया नहीं है। तो क्या ये जंतु नहीं है? बिल्कुल है। इसमें बाकी सभी प्रकार की प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। और तीसरे प्रकार का उदाहरण है वो ट्रांसजेंडर कह सकते हैं उसको, या अनुवर मानव युगल या नपुंसक मानव, जिनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती। जनन के बाद में अगला लक्षण जो जीव को परिभाषित करता है वो है संवेदनाएं। क्या है? संवेदनाएं। प्रकाश, ताप, जल, रसायन इत्यादि के प्रति वो अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करें। जैसे हम धूप में खड़े, हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है तो हम तुरंत प्रभाव से साउंड में आ जाते हैं। या फिर हाइड्रा या पैरामीशियम बीकर के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पैरामीशियम है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि की आसानी से देख सकते हैं। और जब हम एक तरफ से इसको प्रकाश देते हैं तो मूवमेंट होगा। क्या होगा? या तो वो दूर जाएगा या भी प्रकाश की ओर आ जाएगा। तो ये प्रकाश के प्रति संवेदना है। जंतु हमेशा इन कारकों के प्रति अपने आप प्रतिक्रिया प्रकट करता है, जिसे हम संवेदनाएं कहते हैं। संवेदना होना बहुत जरूरी है। यदि संवेदना के प्रति कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसे पदार्थ को जीव नहीं खा सकता। पत्थर है, टेबल है, धूप के अंदर पड़ा रहेगा, बोले कितनी भी धूप आए, कितनी भी बरसात आ जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो अपना स्थान चेंज नहीं कर सकता। तो अर्थात क्या हुआ? उसमें कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई। अगला लक्षण है उसको कहते हैं उपापचय। हम पर डे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, खाते पीते रहते हैं, हमें ऊर्जा मिलती रहती है, हम काम करते रहते हैं। जीवों में भी ये प्रक्रिया होती रहती है।
है क्या? एक जैव रासायनिक क्रिया है, शरीर के अंदर हो रही है, और उस जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद उत्पन्न होते हैं। सामान्य रूप से इस क्रिया को क्या नाम देंगे? उपापचय कहेंगे। कुछ जटिल यौगिक सरल यौगिक को बदलेंगे, सरल यौगिक जटिल यौगिक को बदलेंगे, ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, उपापचय कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम पर डे खाना खाते रहते हैं, इसमें से कुछ खाद्य पदार्थ ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, शेष शरीर के अंदर संग्रहित रहता है। और जब कभी भी हम खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करें, मान लेते उपवास कर लिया हमने, 2 से 3 दिन तक खाना खाया नहीं, लेकिन शरीर को वो एनर्जी मिलती रहती है। कहाँ से मिलेगी? संग्रहित खाद्य पदार्थ है, वो अब ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगी। तो हुआ क्या? सरल यौगिक जटिल में बदले, जटिल सरल से बदले, आपस में क्रिया होती रहती है, तो जैव रासायनिक क्रिया होती रहती है। इस क्रिया को उपापचय कहते हैं। उपापचय क्रिया के रूप में श्वसन क्रिया, दूसरी उत्सर्जन क्रिया, जनन क्रिया और पाचन क्रिया उपापचय के रूप में संपन्न होती है। जिनमें ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती, निर्जीव है। क्या पड़ा हुआ ठूंठ श्वसन क्रिया करता है? नहीं। क्या वो भोजन करता है? नहीं करता। तो विद्यार्थियों, कुल 4 प्रकार के लक्षणों का आज हमने डिस्कस किया, और ये लक्षण काफी हैं किसी पदार्थ को जीव साबित करने के लिए। आशा है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप 2 से 4 दिन कंटिन्यू जीव विज्ञान की वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जीव जगत में विविधताएं क्या होती है, विविधताओं के बारे में हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।